नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग हब। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? आप सभी लोग पिछली क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि नंबर्स क्या है और नंबर्स का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो पुराने जमाने में हजारों साल पहले, समझ लीजिए कि आदि मानव के समय में जब हमें कोई भी चीज को गिनना होता था तो उनके पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था। उनके पास नंबर्स नाम की कोई चीज नहीं थी जिससे कि वो काउंट कर सके। तो सपोज करिए कि एक गांव है, ठीक है ना, एक विलेज है। इस विलेज में जो एक इंसान है वो है गाय बैल चराने वाला, गाय चराने वाला है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, रोज यहां से उसकी एक गाय बाहर जाती तो क्या करता था, उसके पास एक बैग था। जैसे उसकी एक गाय बाहर जाती तो वो क्या करता था, एक पत्थर लेता था और इसमें एक पत्थर डाल देता था इस बैग में। फिर जैसे दूसरी गाय आती थी तो दूसरा पत्थर डाल देता था। फिर कोई तीसरी गाय जाती थी तो एक और पत्थर डाल देता था। चौथी जाती थी तो चौथा डाल देता था। इसी प्रकार वो क्या करता था, जितनी गाय बाहर जाती थी वो उतने पत्थर इस बैग के अंदर डाल देता था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये गाय वापस चर के वहां से आती थी जंगल से, तो क्या करता था, जैसी एक गाय अंदर आती थी वो क्या करता था, एक बैग से पत्थर को बाहर निकाल लेता था। ठीक है, जैसे ही दूसरी गाय अंदर आई तो वो क्या करता था, दूसरे को बाहर निकाल लेता था। फिर जैसे ही तीसरी आई तो क्या करता था, वो तीसरे को बाहर निकाल लेता था। जैसे चौथी आती थी अंदर, वो चौथे पत्थर को बाहर निकाल लेता था। और जैसी पांचवी आती थी तो वो पांचवी पत्थर को भी बाहर निकाल लेता था। तो जैसी पत्थर वो बाहर निकाल लेता था तो उसे पता चल जाता था कि उसकी जितनी गाय बाहर गई थी जंगल में चरने के लिए, वो सारी की सारी गाय वापस लौट के आ चुकी है। मान लीजिए अब कोई भी एक गाय वापस नहीं आई, ठीक है ना, एक गाय वापस नहीं आई, तो एक गाय अगर वापस नहीं आती थी तो इस बैग में क्या बच जाता था, एक पत्थर बच जाता था। तो उसको समझ में आता था कि भैया गाय तो गई थी यहां से 5 बाहर, कितनी गई थी गाय बाहर 5 गई थी, लेकिन उसमें से जो एक गाय है वो वापस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक पत्थर था बैग के अंदर वो वापस बाहर नहीं आया, मतलब वो बैग के अंदर ही रह गया। तो उसको पता चल गया कि उसकी एक गाय या तो चोरी हो गई है या तो कोई ने, शेर वगैरह ने उसको खा लिया है। तो उस समय जब नंबर सिस्टम नहीं था, नंबर्स नहीं थे, तो जो हजारों साल पहले लोग काउंटिंग को इस प्रकार करते थे, ठीक है ना। उसके साथ कुछ लोग लाइंस का यूज करते थे, या हम कह सकते हैं कि वो लोग कुछ डायग्राम्स का यूज करते थे, कुछ इमेज का या कुछ चित्रकारी का यूज करते थे। जैसे इजिप्ट में क्या होता था, अगर उनको 1 को रिप्रेजेंट करना था तो वो एक सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन यूज करते थे। अगर उन्हें 10 का यूज करना है, 10 को शो करना है, तो वो एक उल्टा ऐसा यू शेप बना देते थे। इसका मतलब उनका होता था 10। अगर उनको 100 शो करना था तो वो क्या करते थे, एक रस्सी जैसा कुछ बना देते थे, इसको बोलते थे वो 100, गुथी हुई रस्सी, लपटी हुई रस्सी का, है ना। और यदि वो एक कमल का जैसा कुछ शेप बना देते थे तो उसको कहते थे वो लोग 1000। तो इजिप्ट में क्या करते थे, ये इजिप्ट में जो न्यूमरल्स थे वो कुछ इस प्रकार होते थे। एक वर्टिकल लाइन को 1 कहते थे, अगर एक उल्टा यू शेप होता था तो उसको 10 कहते थे, जो घोड़े की नाल जैसे होता था। एक बंधी हुई रस्सी, लपटी हुई रस्सी होती थी, उसको 100 से रिप्रेजेंट करते थे, और एक कमल थे उसको 1000 से। तो वो क्या करते थे, चित्रकारी का यूज करते थे, इमेजेस का यूज करते थे न्यूमरल सिस्टम के लिए। इवन जैसे अल्फाबेट्स भी होते थे तो उनके जो होते थे वो किस पे बेस्ड होते थे, इमेज के बेस पे होते थे, चित्रकारी के बेस पे होते थे। तो इस प्रकार वो लोग क्या करते थे, अपने न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब क्या हुआ, इसके बाद आए रोमन्स। तो रोमन्स क्या करते थे, उन्होंने रोमन नंबर्स का यूज किया। ये सभी आप
पहले पढ़ चुके हैं रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स में आपने पढ़ा था कि रोमन नंबर्स में अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करते थे रोमन नंबर्स में 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक सीधी लाइन खींचते थे जिसको वो कहते थे 1। अगर 2 लाइन होती थी तो उसको कहते थे 2, 3 लाइन होती थी उसको कहते थे मतलब 1 2, 3 लाइन होती थी तो 3। रोमन नंबर्स में क्या होता था, रोमन नंबर्स कुछ संख्याओं के लिए तो इजी होता था, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती थी तो उसमें दिक्कत आने लगती थी। क्या दिक्कत आने लगती थी? जैसे मान लीजिए 888 है कोई नंबर, 888 सिर्फ 3 डिजिट्स का नंबर है, लेकिन जब आप इसी को रोमन में लिखेंगे तो क्या होगा? रोमन में इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 800, क्योंकि 888 किस किस के बीच में आएगा? 500 और 1000 के बीच में आएगा। तो 500 के लिए तो है हमारे पास, लेकिन अगर हम 888 को लिखना चाहे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा? पहले 500 के लिए लिखना पड़ेगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा 500 माइनस हो गया 880 में से, 888 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 500 को माइनस कर देंगे तो 388 बचेगा। अब ये 388 मतलब 300 कहीं पे है क्या? नहीं है। 300 नहीं हमारे पास, उनके पास क्या था? 100 तो था। तो पहले 500 किसके लिए था? डी का, तो उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डी लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके पास 300 लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या लिखा? 300 लिखने के लिए डी के बाद 100 क्या होता है? सी, तो उन्होंने क्या लिखा? सी। 100 हो गया। अभी कितना बचा हमारे पास? 388 है, तो हमारे पास माइनस करेंगे 300 तो क्या आ जाएगा? 88। तो हमें कितने चाहिए? 300 चाहिए। 300 चाहिए तो 100 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, मतलब वो सी को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, ठीक है। अब कितना हो गया? 500 प्लस 300 हो गया 800। अभी भी कितना बचा हमारे पास? 88। अब 88 कहाँ है? 50 और 100 के बीच में, तो एक 50 में से माइनस कर दो भैया, एक तो आ जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा? अब 38 बचेगा। एक 50 आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा? सी के बाद एक एल आ जाएगा। अब बचा 38 भी कोई 38 कहाँ है? 10 और 50 के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो एक x तो आ जाएगा एक 10 के लिए, फिर दूसरा x दूसरे 10 के लिए, फिर तीसरा x तीसरे 10 के लिए, फिर 38 में से माइनस कर दो 30 तो क्या बचा? 8। अब 8 कहाँ है? 10 और 5 के बीच में, तो एक 5 आप माइनस कर देंगे। चलिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो आप 5 के लिए क्या लिख देंगे? v, और 3 के लिए क्या होता है हमारे पास? 3 लाइन्स, 1 2 3। तो आप देखिए उनका जो न्यूमरल था, उनका जो नंबर था वो कितना बड़ा था। हमारे पास केवल 888 से, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ 888, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास केवल 3 डिजिट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स की जरूरत पड़ रही है हमें उसी नंबर्स को लिखने के लिए। तो आप सोचिए अगर कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे नंबर्स कितने सारे लिखेंगे आप? कितना आपका लेंथी हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम क्या करते थे इनके लिए? ऐड करते थे 500, फिर हमारे पास 300 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार 100, फिर 100, फिर 100 से 3 बार 100 लिखना पड़ेगा 300, फिर 88 के लिए क्या लिखना? पहले लिखेंगे 50 के लिए, तो 50, फिर 50 कितना हो जाएगा? 38। तो फिर आप लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, फिर लिखेंगे 8 बचेगा तो उसके लिए पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे आप 3। तो ऐसे आप देखिए, आप ये नंबर को क्या कर रहे हैं? अपन ऐड कर रहे हैं। कितने सारे नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बड़े नंबर होते तो और ज्यादा ऐड करना पड़ता नंबर्स को। तो रोमन नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो जाता था, ठीक है ना। ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो वो क्या करते थे? ग्रुप बनाते थे। पहले उन्होंने 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। 5 को उन्होंने कह दिया, एक ग्रुप बन गया, वी कह दिया। एक और ग्रुप बन गया 5 का, तो उन्होंने क्या किया? 5 और 5 को मिला के बना दिया एक ग्रुप 10x। फिर उन्होंने 10 के 5 बना दिए, 50 हो गया तो उन्होंने उसको कह दिया l। फिर 50 और 50 मिलाकर उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए, तो 100। उन्होंने ऐसी ग्रुपिंग कर दी थी, और ग्रुपिंग को उन्होंने एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है ना। हम इस कह सकते हैं 1 को i, फिर 2i, फिर 3i, फिर i एंड v, ऐसे उन्होंने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्लस और माइनस तो पॉसिबल था, लेकिन अगर आपको रोमन में मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको मान लीजिए आई वी इंटू वी करना हो, आई वी मतलब 4 और वी मतलब 5, तो आप अपने आज के जो इंडियन अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में, इसको अपन इंडियन अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, आपको पता है ये
इंडो अरेबिक या इंडियन अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, उसमें तो सिंपल 4 इंटू 5 करो, आप क्या लिख दिए 20 लिख दिए। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था v इंटू वी, उनको ये नहीं मालूम था। वो क्या करते थे, अगेन एडिशन बस पता था, 4 ग्रुप को IV को कितनी बार लिखते थे या कितनी बार उसका ग्रुप बनाते थे, 5 बार बनाते थे, और ऐड करके फिर वो बताते थे कि क्या होगा। उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते नहीं बनता। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है जो आज हम यूज कर रहे हैं, वो कब आया और कैसे आया, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको अभी तक बता दिया कि सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, कंकड़ों का, पेबल्स का यूज करते थे, उसके थ्रू वो बताते थे, चीजों को काउंट करते थे। उसके बाद मिस्र की सभ्यता आई, फिर उसमें बेबीलोन की सभ्यता आई, उन्होंने कुछ और यूज किया। ग्रीक सभ्यता, उन्होंने कुछ और यूज किया। फिर आए रोमन्स ने कुछ और यूज किया, रोमन ने अपने रोमन नंबर दिए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा था, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी, मेजरमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, तो वहां पे ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई काउंटिंग करना। तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर आए हमारे इंडिया से महान, कौन आए थे, क्या नाम था उनका, आपको पता होगा और आपने नाम भी सुना होगा उनका नाम, आर्यभट्ट। क्या नाम है उनका, आर्यभट्ट आए हमारे। अगर ये नहीं आते तो आज हम जो आज जहां पर पहुंचे चांद पर, ठीक है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाते, रॉकेट को नहीं छोड़ पाते। जो हम कुछ भी काउंटिंग कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हम कभी कर ही नहीं पाते। तो ये थे वो महान दार्शनिक आर्यभट्ट, साइंटिस्ट कह लो, जो आपको कहना कह लो। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया, इसके बारे में बताया, जीरो। तो जीरो क्या है, पहले के समय में क्या होता था, अगर उनके पास कुछ खाली जगह होती थी या किसी नंबर को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, तो उसको खाली जगह छोड़ देते, डैश लगा, कोई डैश थे, इसको डैश लगा के छोड़ देता था, है ना, एक सिंगल लाइन खींच के छोड़ देता था। तो आर्यभट्ट के पहले भी एक पांडुलिपि, उस पांडुलिपि का नाम है बख्शली। तो उसने क्या किया था, जब उनको खाली जगह को रिप्रेजेंट करना होता था तो वो एक डार्क डॉट का यूज करता था, ठीक है, उनको बताता था एम्प्टी, कोई भी खाली जगह को बताता था। उन्होंने क्या यूज किया, इस डॉट का यूज किया किसी चीज को एम्प्टी बताने के लिए या खाली बताने के लिए, वहां पे कुछ नहीं है, वो बताने के लिए क्या यूज किया, एक डॉट का यूज किया। तो डॉट लगा देते थे, मतलब कुछ नहीं है इसके, कोई वैल्यू नहीं इसकी। इसके बाद इस बख्शाली पांडुलिपि के बाद जब पता चला, आर्यभट्ट ने 400 to 500 सी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, तो 400 से 500 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी इस जीरो की। तो जीरो की खोज करने से क्या हुआ, हमें प्लेस वैल्यू का पता चला। उन्होंने प्लेस वैल्यू खोजा, उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई नंबर है 1005, तो उन्होंने बताया जो सबसे पहला वाला यहाँ पे राइट साइड में, सबसे पहले राइट साइड से जो सबसे पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 0। उन्होंने बताया 10 की पावर 0 मतलब वो क्या कहलाएगा, यूनिट नंबर या इकाई, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई। मतलब पहला होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू आपको पता है 1, तो वो होगा उसका प्लेस वैल्यू होगा यूनिट। जो फर्स्ट डिजिट होगी उसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू यूनिट बोलेगी, और बाकी के सारे जो होंगे वो उसके 10 के मल्टीपल होंगे। जो उसके बाद नेक्स्ट नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, 10 के मल्टीपल। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 0, तो वो 10 का मल्टीपल, यहाँ 10 की पावर 0 है तो 10 का मल्टीपल है मतलब 1। 10 की पावर 1 मतलब कितना होता है आपको पता है, 10। तो ये क्या कहलाता है, दूसरा वाला जो था उसको उन्होंने कहा यूनिट के बाद टेंस, या हिंदी में उन्होंने कहा इसको दहाई। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, सेकेंड नंबर की। फिर थर्ड वाला इससे और 10 टाइम्स, ये 10 था, ये 10 की पावर 2 मतलब इसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 10 इंटू 10 मतलब 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 100। तो इसको उन्होंने क्या किया, क्या बोला, 100, ठीक है ना, 100। उसके बाद नेक्स्ट वाले को बोला 10 की पावर
3 उसकी जो प्लेस वैल्यू 10⁻³ मतलब एक और इससे बड़ा, मतलब पहले 100 था, उससे 10 टाइम्स और इसको उन्होंने कहा क्या कहा 1000, क्या कहा 1000। तो आर्यभट्ट ने ही ये प्लेस वैल्यू की डिस्कवरी करी थी। ये डेसिमल जो हमारे नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, उनकी खोज की थी। उन्होंने हमें 0 से लेके कहां तक के, ये 9 डिजिट्स तक के नंबर्स दिए, ठीक है, उन्होंने उनकी खोज की। और ये जब खोज हुई तभी किसी को पता नहीं था, सारे लोग यूरोप वगैरह में सब लोग क्या यूज करते थे, रोमन नंबर्स का, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो सबसे पहले अरब, जब हम अरब के साथ में व्यापार करते थे तो हमने इस नंबर की खोज कर ली। इससे व्यापार जो वो इतना इजी हो गया कि ये जो है हमारी जो नंबर सिस्टम था वो अरब में चला गया, ठीक है ना। खोज हुई इंडिया में, लेकिन अरबिक लोगों ने इसको सीख लिया, इंडियन ने उनको सिखा दिया लेन देन के लिए, व्यापार करने के लिए। तो उनको लगा कि तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, उन्होंने भी सीख लिया। जब उन्होंने सीख लिया और फिर यूरोप से जब उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, क्योंकि यूरोप में पहले और इंडिया के बीच में डायरेक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं था, व्यापार वगैरह नहीं था, तो कैसे होता था, पहले वो अरेबिक लोग यूरोप से व्यापार करते थे, फिर वो अरेबिक से हम लोग व्यापार करते थे, डायरेक्ट ऐसा कोई यूरोप से हमारा व्यापार नहीं होता था। तो क्या हुआ, यूरोप को लगा, यूरोप अरब से व्यापार करता, तो अरेबिक ने उनको बताया भाई ये नंबर सिस्टम तो बहुत ईजी है, इससे काउंटिंग करना बहुत ईजी है, इससे लेन देन करना बहुत ईजी है। तो उन्होंने क्या किया, यूरोप ने भी बोला भैया हम भी सीखेंगे। तो फिर यूरोप ने जो है अरब से सीख लिया, ठीक है ना। तो जब अरब से सीख लिया तो उनको ये नहीं पता था कि अरब लोगों को किसने सिखाया, अरब लोगों को इंडिया नहीं सिखाया था, भारतीय नहीं सिखाया था, लेकिन यूरोप को ही नहीं मालूम था। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमने अरब से सीखा, तो ये अरेबिक नंबर सिस्टम है। फिर बाद में जब पता चला कि भैया ये तो इंडिया ने खोजा है, आर्यभट्ट ने खोज करी इसकी, ठीक है ना, तब इसका नाम उन्होंने दिया इंडियन अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये कहानी थी उसकी। तो आज जो भी हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो किसकी देन है, वो आर्यभट्ट जी की देन है। क्योंकि आर्यभट्ट जी ने 0 की खोज नहीं की होती तो आज हम जो 10 है ना 9 तक के तो था हमारे पास, लेकिन जो 0 जो कि उन्होंने बताया कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये 0 जो है बीच में आ गया तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू, इसकी उनको प्लेस वैल्यू उनको मालूम नहीं थी, तो उन्होंने इस प्लेस वैल्यू को बताया भैया यहाँ पे होगी तो उसकी प्लेस वैल्यू टेंस होगी, ठीक है ना। पहले 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू यूनिट होगी, अगर 10 है उसके बाद मतलब इसके बाद एक और 1 लगा है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, टेंस हो गई 1। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हो गई तो इसकी हंड्रेड्स हो गई। तो उन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। तो इस प्रकार इतिहास जो है हमारे चित्रकार जो पहले जो यूज करते थे, आदि मानव लोग पहले आपको कैसे यूज करते थे, वो एक पेबल्स का यूज, कंकड़ पत्थर का यूज करते थे, उससे काउंटिंग करते थे। फिर इजिप्शियन ने कुछ चित्रकारी के थ्रू उसको बताया, ऐसे ग्रीक्स ने कुछ बताया, ऐसी बेबीलोन्स में जो हुई उन्होंने कुछ किया, मेसोपोटामिया इराक में वहां पर उन्होंने कुछ अपने नंबर सिस्टम। तो जब इंडिया ने 0 खोजा तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी रोमन नंबर्स की, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट थे वो रोमन्स थे, रोमन्स ने नंबर्स दिए थे, तो उन नंबर सिस्टम को यूज करने में यूरोप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बड़े नंबर्स के लिए बड़ा दिक्कत थी, मल्टीप्लाई और डिवीजन कर नहीं पाते थे। तो उन्होंने जब ये खोज हुई 0 की, उसके बाद भी ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ नहीं था। फिर हमारे जो इंडिया के एक और महान खोजकर्ता या हम साइंटिस्ट कह लें उनको, जिनका नाम क्या है, ब्रह्मगुप्ता। ये ब्रह्मगुप्ता जो कि आए थे 6th and 7th सेंचुरी के बीच में, 6th and 7th सेंचुरी, एग्जैक्टली 628 सी के आसपास। इन्होंने जब बताया कि भैया किसी एक नंबर में से अगर उसी नंबर को, सेम वैल्यू वाले नंबर को 5 - 5 कर दो तो 0, या 3 - 3 कर दो तो 0, या a - a कर दो तो 0 हो जाता है। मतलब एक सेम नंबर में से सेम वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो उन्होंने बताया 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है, या कुछ नहीं मिलता है। भाई मेरे पास 5 गाय थी, मैंने 5 गाय आपको दे दिया, मेरे पास कितनी गाय बची? 0। तो जो मेरे पास था मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दे दिया, ठीक है, दे दिया तो क्या हो गया, मेरे पास अब 0 हो गया। तो उन्होंने बताया कि अगर एक नंबर को उसी सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस कर दो उस नंबर से तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यह हमें बताया ब्रह्मगुप्ता जी ने। फिर ब्रह्मगुप्ता जी ने हमें बताया
किसके बारे में, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन में। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई एक नंबर है ए, यदि उसके साथ कोई जीरो को ऐड कर दो तो हमें वापस वही नंबर मिल जाएगा ए। तो इन्होंने बताया एडिशन, मतलब अगर आप नथिंग, जीरो, जीरो मतलब कहने का मतलब क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन वो एक नंबर्स के फॉर्म में, एक नंबर्स के फॉर्म में किसने बताया, ब्रह्मगुप्ता जी ने बताया। या आपको नंबर के फॉर्म में बताया, यदि किसी नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा ए। ऐसे ही इसी नंबर से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी क्या मिलेगा ए। लेकिन यदि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जीरो से तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, तो ये सब चीजें किसने बताई, ब्रह्मगुप्ता जी ने, कि अगर ए में से आप ए में जीरो को ऐड करोगे तो ए मिलेगा, ए में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए मिलेगा, और यदि ए का मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो के साथ में तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है ना। अब भाई बात कि अगर कोई ऐसा नंबर है, भाई 5 - 5 तो उन्होंने बता दिया क्या है, जीरो, लेकिन अगर 3 - 5 है तो क्या होगा, तो 3 - 5 होगा। तो उन्होंने बताया दो चीज, एक चीज बताई फॉर्च्यून और दूसरी चीज बताई उन्होंने दैट। ये इसका कहने का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए लाभ, और इसका बता दिया उन्होंने हानि, लाभ एंड हानि। तो जब उन्होंने बोला कि 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा भाई यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन के सेंटर में क्या हो गया, जीरो, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सिमिलरली उन्होंने यहाँ एक लिया माइनस, -2, -3, -4, -5। तो उन्होंने नंबर लाइन्स ली और नंबर लाइन से बताया कि जो भी जीरो के राइट साइड में है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, या उसको उन्होंने कह दिया कि वो क्या है, फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून है। ठीक है ना, या धन है, धना हिंदी में। ठीक, और अगर जो नंबर्स जीरो से लेफ्ट साइड में, इसको जीरो का यहां पे जो लेफ्ट साइड में, ये कौन से नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, या ये क्या है, डेट। तो उन्होंने हमारे लिए तो नंबर लाइन से, हम नंबर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बोला था कि जीरो मतलब शून्यता। ठीक है ना, जीरो मतलब नथिंगनेस, ठीक है ना, ये एम्प्टीनेस। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि ये जो नथिंगनेस या एम्प्टीनेस है जीरो, अगर उसके बाद हम राइट साइड में अगर हम जा रहे हैं उस लाइन के, तो उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव नंबर या फॉर्च्यून है, और जो नेगेटिव नंबर है जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, डेट है या हमारा ऋण है। क्या है, डेट या ऋण है। तो 3 - 5 के लिए उन्होंने बताया जब 3 - 5 करेंगे तो अब हम देखेंगे क्या है उनके हिसाब से। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नंबर सिस्टम्स हैं जो इस नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं, इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स में जीरो, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू सब होती है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ये कहां से आया है, एक जर्मन वर्ड है, ये क्या है, इट्स जर्मन, ज़ेहलेन, ZA या ZE है, ऐसा कुछ है। हाँ, यहाँ से ज़ेहलेन है, जिसका नंबर मतलब होता है नंबर्स। ज़ेहलेन जिसका मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किससे मिला हमें, एक जर्मन लेटर, जर्मन वर्ड ज़ेहलेन से मिला। ठीक है, जिसका मतलब होता है नंबर। तो उसको शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, ज़ेहलेन से Z लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया बात। अब अपन बात करते हैं इसी फॉर्च्यून और डेट के बारे में, कि फॉर्च्यून कब हुआ और डेट कब हुआ। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आपका इतिहास। अगर आपको नहीं मालूम है कि भैया जीरो की खोज किसने करी थी, जीरो के बारे में किसने बताया था, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, अगर नंबर्स नहीं होते तो काउंटिंग ही हम कर ही नहीं पाते। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। फिर हम आगे देखेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में या टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है ना। तो अब क्या है, उन्होंने बताया कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताए। ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने बोला कि इफ वी ऐड
अ फॉर्च्यून विथ अ फॉर्च्यून। यदि हम एक फॉर्च्यून को ऐड करें फॉर्च्यून के साथ में, फॉर्च्यून मतलब उन्होंने बताया प्लस, तो इसको प्लस करें किसके साथ में, एक फॉर्च्यून के साथ में करें, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जिससे आपको पता चले ये बीच वाला प्लस है, ये इसका +5 है और ये वाला एक +5 है। ये दोनों क्या है, फॉर्च्यून। +5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, लाभ। तो जब जब दो फॉर्च्यून को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक फॉर्च्यून आएगा। क्या मिलेगा, एक फॉर्च्यून मिलेगा, ठीक है ना। ये उन्होंने ब्रह्मगुप्ता जी ने आज से 1300 साल पहले हमको बता दिया था कि हमें अगर हम दो फॉर्च्यून है, दो प्लस को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस मिलेगा। फिर उन्होंने बताया इफ वी ऐड अ डेट विथ अ डेट, यदि हम डेट को डेट के साथ ऐड करें, फॉर एग्जांपल यही -5 है, और अगर हम एक डेट को, इन दो डेट को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक डेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों डेट है, यहाँ पे फॉर्च्यून मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, डेट। मतलब डेट में से अगर आप डेट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डेट और बढ़ गया आपका, ठीक है ना। तो कितना हो गया डेट बढ़ के, -10 हो गया, ठीक। फिर उन्होंने कहा, ये समझ में, एक डेट था -5 का और दूसरा डेट और आ गया हमारे पास। भैया जब दो डेट हो जाएंगे हमारे पास तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारा कर्जा बढ़ जाएगा ना, हमारी हानि बढ़ जाएगी। तो कितना हो गया, -10। अब तीसरा उन्होंने बोला इफ वी ऐड अ 0 विथ अ फॉर्च्यून। भाई अगर हमने एक फॉर्च्यून हमारे पास +5, इसमें ऐड किया 0, तो भैया मेरे पास कुछ ही नहीं है। आप 0 मतलब क्या है, नथिंगनेस, ठीक है ना। तो +5 में अगर आपने 0 ऐड किया तो हमारे पास +5 ही मिलेगा, मतलब सेम जितना हमारे पास था उतना का उतना ही रहेगा, फॉर्च्यून हमारा +5 ही रहेगा। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यदि हम उसको इफ वी सब्ट्रैक्ट अ 0 फ्रॉम अ डेट, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ 0 फ्रॉम अ डेट, अगर हम एक डेट से, जैसे -3 है, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको 0 को, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक डेट। और डेट क्या है, वो हमारा -3। इवन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम ऐड भी कर लें अगर एक 0 को एक डेट के साथ में, तो भी हमारे पास क्या होगा, -3 का डेट। मतलब अगर हम 0 को ऐड करें, चाहे सेपरेट करें, चाहे फॉर्च्यून से करें, चाहे डेट से करें, वही का वही रहेगा। अगर फॉर्च्यून से ऐड करेंगे तो फॉर्च्यून वैसे का वैसे रहेगा, और डेट के साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं तो भी वैसी डेट रहेगा, और माइनस भी कर रहे हैं तो भी डेट आपका वही रहेगा। ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने चौथी चीज बताई, अगर हमने अभी प्लस माइनस किया तो अब आगे हमारा मल्टीप्लाई का। उन्होंने कहा इफ वी मल्टीप्लाई अ फॉर्च्यून विथ अ डेट, विथ अ डेट, मतलब अगर हम एक फॉर्च्यून को मल्टीप्लाई करेंगे एक डेट के साथ में, डेट, ठीक है ना। हमने कितना डेट किया, 3, ये डेट किया, इसमें क्या है, 4 क्या शो कर रहा है आपका, ये शो कर रहा है कि आपने डेट को कितनी बार आपने लिया। 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। अगर आपने 4 बार डेट लिया है तो आपके पास क्या होगा, डेट ही होगा ना। आपने इस 3 जो है, आपने किसी 3 रुपए लिए, डेट लिया -3, और आपने कितनी बार ले लिए उसको, 4 बार ले लिए, ठीक है ना। 4 डेट ले लिया आपने, 4 बार 3 रुपीज का डेट ले लिया, तो क्या मिलेगा आपको, एक डेट मिलेगा -12 का। अब आ जाए अपन एक और, इफ वी मल्टीप्लाई अ डेट एंड अ डेट, यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक डेट और एक डेट को,
जैसे कि मान लीजिए -4, इसको मल्टीप्लाई कर दें -3 से, तो क्या होगा बताएं आप? अब क्या मिलेगा आपको, डेट मिलेगा या फॉर्चून? उन्होंने कहा अगर आप डेट और डेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका क्या होगा, फॉर्चून होगा। कैसे भाई, डेट है 3 रुपए का, ₹3 डेट, ₹3 डेट का, डेट का मतलब हम डेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से, ठीक है ना। अब जब ये 3 रुपीज का डेट है, जब आपके पास वो डेट आपने क्या किया, उस डेट को एक बार दिया, जब आप एक बार डेट को दिया तो आपने डेट दिया और आपने दिया है, आपके पास होना होगा तभी तो आप दोगे, तो आपने दिया तो एक बार डेट दिया तो -1, 2 बार डेट दिया तो -2, मतलब आप डेट दे रहे हो, आपके पास पैसा है, ठीक है। फिर आपने दिया डेट -3 और फिर दिया तो -4, तो आपने जो 4 बार जो है डेट को आपने दिया मतलब आपके पास, आप एक्चुअली कितने रुपए आपके पास थे, 12 रुपीज थे। एक बार डेट दिया तो -3, 2 बार डेट दिया तो और -3, मतलब पहले 12 -3 किया तो क्या हुआ 9, फिर आपने एक बार दिया तो 6, फिर एक बार दिया तो 3 और फिर एक बार दिया तो 0, तो आखिरी में आपके पास 12 - 0 मतलब 12, मतलब आप 12 रिचर थे ना, आपके पास 12 रुपीज देने के लिए थे ना, आप रिच थे, आपने 12 रुपीज दिया। तो जब आप डेट इंटू डेट करें, माइनस डेट इंटू डेट करेंगे तो आपका एक्चुअली क्या है, वो फॉर्च्यून है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 12, ये आपके पास फॉर्च्यून था, आपने डेट दिया, लेकिन याद रखना मैंने जो आपको बताया, एक बार दिया डेट, 2 बार दिया, तो ये माइनस है, डेट आप दे रहे हैं मतलब आपके पास है तभी आप दे रहे हैं, लेकिन आपका तो डेट है ना, डेट है तो मतलब माइनस है, तो आपको जब 12 रुपीज होंगे तभी तो आप किसी को दे पाएंगे। तो एक बार देंगे तो -1, 2 बार देंगे तो -2, 3 बार देंगे तो -3, 4 बार देंगे तो -4, तो ये डेट इंटू डेट होगा, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इसमें आपको फॉर्च्यून मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। तो ये सारी चीजें किसने बताई हमें, ब्रह्मगुप्ता जी ने बताई, ठीक है ना। तो अगर ब्रह्मगुप्ता जी नहीं होते तो आज हम ये सब जो कर पा रहे हैं, एक्चुअली माइनस डेट, कर्जा, ये सब जो है कॉमर्शियल, या हम कहें कि कॉमर्स में यूज होता है सारी चीजों का, ये नहीं होते तो हम बता नहीं पाते कि डेट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी का कर्जा नहीं चुका रहे तो आप डेट में आ जाएंगे। टेम्परेचर से माइनस में होता है, तो माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे करते, तो अगर आपके पास ये सब नहीं होता, ठीक है ना, डेट नहीं होता या ऋण नहीं होता, तो आप कर पाते क्या कुछ आज जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्जा जैसे तो क्या आपके पास माइनस ही है ना, आपको किसी को 200 रुपए, आपके पास 300 रुपए है, लेकिन आपने इसको 200 रुपए में बेच दिया, आपका 300 रुपए की कोई चीज थी, आपने 200 रुपए में बेच दिया, तो आपको 100 का घाटा हो गया ना, तो आपका क्या हो गया, वो लॉस हो गया ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी इन सब सारी चीजों का यूज किया गया था। तो ब्रह्मगुप्ता जी ने अगर ये सब चीज नहीं दी होती तो आज हम जो कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सारे इंटीजर्स वगैरह तो आपको मालूम ही है, इंटीजर लाइंस मैंने आपको बता दिए। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप जैसे जैसे आपका कम्युनिटी ग्रो हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी, मेजरमेंट और हुआ। अब मान लीजिए एक खेत है, कोई एक मालिक है, उसके 3 बच्चे हैं। अब उस फार्म को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है अपने 3 बच्चों में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम उस फॉर्म को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक बच्चे के पास कितना पार्ट होगा, एक पार्ट है, उसको अपन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3। तो हर एक बच्चे के पास कितने पार्ट होंगे, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये जो पार्टीशन था, इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे थे, हम इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो आपको मालूम है ब्रह्मगुप्ता जी ने फ्रैक्शन की भी बारे में जो है खोज की थी। उन्होंने हमको उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, इनके टाइप्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। जैसे यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारी चीजों के बारे में हमें बताया था। तो आपको क्या मिला, इंटीजर मिले, इंटीजर में कोई फ्रैक्शन नहीं होता था, या ऐसा कुछ पार्टीशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी नंबर लाइन्स पे। तो ये फ्रैक्शन जब आया तो अब इंटीजर्स और क्या हो गया हमारे पास,
फ्रैक्शन भी हो गए, मतलब हमारे नंबर की दुनिया और बढ़ गई। ठीक है ना, जब हमारे पास केवल क्या थे नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स थे हमारे पास, एक था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता था भाई, 1 से, क्योंकि तब तक के हमें 0 के बारे में नहीं पता था। फिर नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर था, होल नंबर। कौन आए हमारे, आर्यभट्ट साहब आए। आर्यभट्ट साहब ने 0 को ऐड किया, 0 को ऐड कर दिया, तो अब नंबर कहां से स्टार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल नंबर जो है, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, वो हमारे कैसे नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन आर्यभट्ट ने आया और 0 का बताया यूज। ठीक है ना, 0 की प्लेस वैल्यू बताया, तो उसके बाद हमारे होल नंबर्स क्या हो गए, 0 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे आए, उन्होंने ब्रह्मगुप्त जी ने बताया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए, जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो, इंटीजर्स आ गए। फिर हमने आपको बताया कि जैसे जैसे भैया सोसाइटी बढ़ी, ठीक है ना, सोसाइटी बड़ी ग्रो हुई, मेजरमेंट वगैरह का यूज हुआ, तो एक खेत को अगर 3 भागों में डिवाइड करके उसको 3 लोगों में देना है, बांटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 पार्ट हर एक को देना पड़ेगा, इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर एक के पास कितना आ जाएगा, 1/3 जिसको हमने कहा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने बताया था, एक इसकी मैथमेटिकली जनरल डेफिनेशन क्या होती थी कि वो क्या होना चाहिए, नंबर्स किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q पे। और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, Q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि भाई नीचे वाला क्या होता था, टोटल पार्ट्स, नीचे का था टोटल पार्ट्स 0 नहीं हो सकते, क्योंकि पार्ट्स ही अगर 0 है तो आप क्या डिवाइड करेंगे, भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो हम उसको क्या डिवाइड करेंगे, 1 में 2 में 3 में, हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ये 0 मतलब उन्होंने क्या कहा, इट इज नॉट डिफाइंड, 0 इज नॉट डिफाइंड, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, P 0 हो सकता है, P क्या हो सकता है, 0, क्योंकि ये P/Q जो है ना, ये क्या थे, P एंड Q क्या है, मैंने आपको बताया था, P एंड Q आर होल नंबर। P 0 हो सकता है, P इक्वल टू 0 हो सकता है, बट Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। P को आप 0 लिख सकते हैं, Q को 0 नहीं लिख सकते, मतलब 0/1 0 ये तो हो सकता है, लेकिन 1/0 ये नहीं हो सकता, मतलब 1/0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जब फ्रैक्शन, तो इसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, होल नंबर इंटीजर, और इंटीजर के बाद क्या आया, फ्रैक्शन आया। अब फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन में हमारे पास केवल पॉजिटिव नंबर्स थे। ठीक है ना, कहते थे पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव नंबर के जो इनवर्स एडिटिव थे, मतलब अगर कोई नंबर +5 है तो उसका इनवर्स एडिटिव क्या होता है, -5। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है +5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। +2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2। ऐसे ही अगर +1/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/5। तो हमने इसको कह दिया कि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, बट एक्चुअली फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बट हमने उसकी क्या कर ली, इनवर्स वैल्यू को ले लिए। तो हमने उसको इनवर्स वैल्यू को क्या कह दिया, उसका इनवर्स फ्रैक्शन कह दिया। मतलब 1/5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -1/5, 1/3 का एडिटिव इनवर्स हो गया -1/3। तो हम ऐसे क्या कर सकते थे, अब नंबर लाइंस पे हमारे नेचुरल नंबर्स को भी, उसके बाद हमारे होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे। उसके बाद इन सारी चीजों को मिलाने के बाद, मतलब फ्रैक्शंस को, चाहे आपके होल नंबर्स हो, चाहे आपके इंटीजर्स हो, इन सबको और मिला दिए तो हमारा नंबर सिस्टम और बड़ा हो गया। जब नंबर सिस्टम और बड़ा हो गया तो एक नई चीज आ गई, जिसको हमने कहा रेशनल नंबर्स। क्या कहा, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो देखिए हमने यहां तक की सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुका है, हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुका, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया था, और हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वही डेफिनेशन क्या होगी कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बस
एक चीज नहीं आ गई, फ्रैक्शन में होल नंबर्स होते थे पी और क्यू, यहां पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स से मतलब आप दोनों साइड हो सकते हैं नंबर सिस्टम में, आपकी जो नंबर लाइन से 1 2 3 4 ऐसे ही -1 -2 -3 एंड -4। जैसे हमने बताया था ब्रह्मगुप्ता जी के उस समय, यहाँ पे पॉजिटिव है नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, ये फॉर्चून है और ये आपका डेट है। तो सी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है और कंडीशन है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स में आपके सब हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, देखिए इंटीजर्स भी है, और आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब ये आपके होल नंबर्स, ठीक है ना, ये आपके होल नंबर्स हैं। आपके अगर नेचुरल नंबर्स भी हैं, अगर आपको नेचुरल नंबर्स कहा जाए तो नेचुरल नंबर्स भी है इसमें, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा आपको मालूम है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। और अगर कोई कहेगा कि 0 और 1 के बीच में क्या है, तो आपको मालूम है कि 0 और 1 के बीच में क्या होता है। अगर 0 और 1 को अपन इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके बीच में क्या होता है 1/2, अगर 1 होगा तो 1/4, 3 होंगे तो 3/4, और ये पूरा एक पार्ट हो जाता है 1। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में अगर इक्वल बोलेंगे तो 1/2 है। इसी प्रकार यहाँ 1/4 है, 3/4 है, और यहाँ पे फिर 4/4। तो ये आपको मालूम है, आपने देख भी चुके कि फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। उसमें आपका इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें होल नंबर्स भी आते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। अब आपको मालूम है कि हम फ्रैक्शंस को, अगर कोई फ्रैक्शन है उसका +5 लिखा हुआ है तो उसके नीचे अगर हम ऐसे चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक होल नंबर था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ये माइनस का साइन 5 के साथ भी लग सकता है और 1 के साथ भी लग सकता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/1। तो ये लिखने का तरीका है अलग अलग। अगर माइनस ऊपर है तो भी सेम है, माइनस नीचे है तब भी सेम है, और माइनस बीच में है तब भी सेम है, ठीक है ना। तो प्लस का फ्रैक्शन और माइनस का फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जब प्लस फ्रैक्शन भी हो और यहाँ पे जैसे -1/2, यहाँ पे -1:1/2, यहाँ पे -3:1/2, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अब तो ये जो सारी चीजें हैं, जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, ठीक है ना, इसमें सब चीजें आ गई। ये सब मिलकर क्या बनता है, हमारा रेशनल नंबर बनता है। क्या बनता है, हमारा रेशनल नंबर बनता है। इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स पी और अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इन नंबर्स को, और क्यू की वैल्यू नहीं होगी बराबर किसके, 0 के, और पी और क्यू क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रेशनल नंबर्स का एक खासियत है कि ये इनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे अगर कोई नंबर लिखा 1/2, तो अगर हम इसमें क्या करें, 1/2 में मल्टीप्लाई कर दे 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या जाएगा 2/4। ऐसे ही अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर से भी, और 3 का मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से, तो क्या जाएगा 3/6। ऐसे ही अगर 1/2 × 4/4 कर दें तो ये बन जाएगा 4/8। तो मतलब हम हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 1/2, तो इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो हमारे पास जो नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसके बारे में हमने हमारी क्लास 6, 7, 8, 5 वगैरह में हमने सब पढ़ चुके थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो कोई 1/2 का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम उसको अलग अलग उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग नंबर से। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 2/4 आ गए, यहाँ 3/6 आ गए, 4/8। ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रीजनल जो हमारे रेशनल नंबर है उनका कोई नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन। हमारा ओरिजिनल नंबर लेकिन क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 1/2 है ये। तो हम कह सकते हैं कि जो P/Q है
इनका जो कॉमन फैक्टर होता है P अपॉन Q का कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, वो क्या होता है, ओनली 1। जैसे 1/2 ये लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो इसमें देखिए 1/2 है, तो 1/2 के बाद क्या ये नंबर और डिवाइड हो सकता है, 1/2 नहीं हो सकता है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे 1 का हो जाएगा 1, ऐसे 2 का हो जाएगा 1, तो कॉमन फैक्टर क्या है, अब 2/4 है तो 2/4 को हम लोएस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो अगेन देखिए हमारे पास क्या मिला 1/2। ऐसे अगर हम 3/6 लिखे तो 3 क्या आ गया 1/2। तो जो लोएस्ट B/Q क्या है, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना, और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। B/Q हमेशा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में होगा और उसका कोई कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम डिवाइड, अगर हमारे पास कोई 11/12 है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, केवल 1, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 1 11 की टेबल में तो सिर्फ 11 ही होगा और 12 में नहीं आता है। तो देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है क्या, नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें 13/15 की, इसमें है क्या, नहीं है कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। ऐसे और कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 7/8 ले लीजिए, 7/8 में भी क्या है, केवल 1 है। अब 4/8 है तो सिंपल कर सकते हैं, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, 2 1 is 2, 2 2s are 4। देखिए लोएस्ट फॉर्म में है तो 1/2, अगेन 1/2 का भी तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर ओनली 1। तो P/Q में से सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या लोएस्ट फॉर्म में होगा और उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इतने आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमें ब्रह्मगुप्ता जी ने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे, कुछ लॉस के बारे में बताया था। तो हम बात करते हैं इक्वलिटी लॉस की। इक्वलिटी लॉस क्या होता है, इक्वलिटी लॉस कहता है कि यदि कोई नंबर है A/B एंड C/D, तो ये इक्वलिटी लॉस कब फॉलो करेगा, व्हेन A इंटू D इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू C के, ठीक है ना। A/B और C/D कब इक्वलिटी लॉस को फॉलो करेंगे, व्हेन A इंटू D इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू C के। दूसरा लॉ अगर हम बोले एडिशन के लिए, ठीक है ना, तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, A/B प्लस C/B हो तो क्या हो जाएगा एडिशन के लिए, ये आपका कॉमन है B, तो B यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आता है A आ जाएगा, B का 1 से करेंगे तो 1 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे 1, ऐसे B का इस B से होंगे तो 1 टाइम्स होगा डिवाइड, तो C के साथ भी 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा A प्लस C/B। ऐसे ही तीसरा लॉ क्या होता है, एडिशन है, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला लॉ के हिसाब से A/B माइनस C/B होगा, तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं A माइनस C/B होगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ के हिसाब से A/B इंटू C/D है, तो हम इसको लिख सकते हैं AC/BD प्रोवाइडेड दैट B is not equal to 0 and D is not equal to 0। मतलब B की वैल्यू या D की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये कंडीशन कब होगी, जब B और D 0 के बराबर नहीं होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ हो गया। इसी प्रकार डिवीजन लॉ के हिसाब से A/B डिवाइडेड बाय C/D, इसको लिख सकते हैं अपन A/B, C/D है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, D ऊपर हो जाएगा और C नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AD/BC। अगेन प्रोवाइडेड एट B इज नॉट इक्वल टू 0, C इज नॉट इक्वल टू 0। तो B और C क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कौन सा लॉ हो गया, डिवीजन लॉ हो गया। तो इन्होंने हमें ये सारे लॉस किसने दिए थे, ब्रह्मगुप्ता जी ने दिए थे।
अब हमें मान लीजिए एक लाइन है, नंबर लाइन है, यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है ना, -4। यहाँ पे 2 को हमने कह दिया ये पॉइंट ए है, यहाँ -3 को कह दिया अपने पॉइंट बी है। अब हमें पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें डिस्टेंस अगर ए और बी के लिए के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उन्होंने बोला कि क्या करेंगे हम, ए माइनस बी और उसका क्या ले लेंगे, मॉड। मतलब ये मॉड कहता है कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, या हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। कहने का मतलब अगर हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालनी है तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो ये मॉड साइन ये बता रहा है कि अगर आपके अंदर, इस मॉड के अंदर कोई -5 भी लिखा है ना, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई x नाम का नंबर है, अगर वो माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। तो ये मॉडुलस ये बता रहा है कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो मॉड से बाहर आने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट के बीच अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। सपोज करिए ए कहाँ पे, 2 पे, तो हमने लिख दिया 2, माइनस बी कहाँ पे, -3 पे, यहाँ पे लिखेंगे -3, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस +3। तो ये तो प्लस है, जब भी अगर प्लस में है तो नंबर हमारा प्लस में है तो हमेशा मॉड के बाद तो हमेशा प्लस में ही आएगा। लेकिन अब मान लीजिए हमारा ए यहाँ पे हो गया और बी यहाँ पे हो गया पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3 और बी की वैल्यू क्या है, 2। ये क्या मिला, -3 -2 मिलकर -5। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड के बाहर आने पे +5 होगी। तो मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो क्या होगी, 5। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम जीरो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए हम जब भी डिस्टेंस को लिखेंगे दो पॉइंट के बीच की तो मॉड लगाएंगे। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर अगर डिस्टेंस में आएगा वो मॉड से बाहर आने पे वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो आई होप ज्यादातर चीजें मैंने जो है इसके बारे में आपको आज जो नंबर्स के बारे में वो समझाया, ठीक है ना। तो मेरी ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। मैं कल इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे कल मिलूंगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।